बच्चों हम लोग आज छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। राइट, तो हम लोग जल्दी से समझेंगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो पहली जो हेडिंग हमारी बन जा रही है यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ये छोटी सी हेडिंग हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। शार्ट में इसको बोलते हैं CIE, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बच्चों जैसे अगर हम आपको समझा दें पहले, तो आपको समझने वाला पॉइंट ये बनेगा कि आप कोई भी एक सॉल्वेंट ले लें, कोई एक सुटेबल सॉल्वेंट ले लें। मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर एक सुटेबल सॉल्वेंट पानी ले लिया। मान लो हमारे पास एक सुटेबल सॉल्वेंट है पानी, तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट H2O है। अब ये सॉल्वेंट H2O जो है, इसमें अगर हम AgBr डालें, है ना, या AgCl डालें तो या हम आप ये कह सकते हैं कि CH3COOH डालें। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, AgCl ऐड करते हैं। AgCl सभी को पता है कि ये टूटेगा, AgCl अपने आयंस में ब्रेक होगा, तो फिर क्या बनाएगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम इसमें NaCl भी ऐड कर दें, NaCl, तो सभी को पता है कि NaCl ब्रेक होकर के Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस AgCl का डिसोसिएशन पानी में घटेगा अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। तो कुल मिलाकर के कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घटता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घटता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि उन दोनों में कॉमन आयन होता है। इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब ये जरूरी नहीं कि AgCl ही हो, वो दुनिया का कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका डिसोसिएशन घटता है किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। सभी बच्चे जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू, यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसे अगर हमसे कहा जाए अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पहले से ही इसकी जो वैल्यू होती है वो पहले से कम होती है। ये क्या हमको बताता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3COOH अगर प्रेजेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 2m है ना। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर 2m है, ये पूरा नहीं टूटेगा, इसका थोड़ा सा टूटेगा, इसका थोड़ा सा पार्ट टूटेगा, मैक्सिमम पार्ट इसी फॉर्म में रहेगा। CH3
COO माइनस प्लस H प्लस। लेकिन अगर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात करें तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। वो 100% टूट जाएगा। जैसे NaCl जो है ये 100% ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। जैसे HCl है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। ये मोटी मोटी बातें हम जानते हैं। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे इसका, इस AgCl का, इसके लिए जो अल्फा है वो बहुत कम है, वो थोड़ा सा पार्ट टूटेगा। तो लेकिन अगर उसमें NaCl डाल दिया गया तो यहाँ से ये Cl और ये Cl, ये दोनों कॉमन आयन हैं। तो ये Cl आपके पास और ये वाला Cl, ये दोनों इस सॉल्यूशन में हैं। तो ये Cl दोनों सेम है, ये पूरा टूट जाएगा। जितना ये टूटना चाहता था उससे भी कम टूटेगा ये। इसी चीज को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए हम जल्दी से डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसका फटाफट एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं 2-3, और यूज इसका क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो ओके, यहाँ लिखता हूं मैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ strong electrolyte in presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte is reduced. This is known as common ion effect. This is known as common ion effect. तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने अभी लिया CH3COOH। अब इसको अगर आप पानी में डालेंगे ये टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। लेकिन अगर इसमें आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट CH3COO Na भी मिला दिया तो ये जो पहले से टूट रहा था वो और कम टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे है हमारे पास NH4OH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। ये टूटेगा, पहले से ही कम टूट रहा है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। लेकिन अगर इसी में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट करवा दीजिए, जितना टूट रहा था उतना भी नहीं टूटेगा, कम टूटेगा। तो मामला यहाँ पर जैसे NH4Cl, तो यहाँ ये क्या करेगा, कम टूटेगा, क्योंकि ये पूरा धड़ाक से टूट जाएगा। NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो आप अभी कहेंगे ये गुरुजी क्या तोड़ना मोड़ना लगा रखे हो, इसका क्या फायदा है, वो जल्दी से बता दो
और ये तोड़ना मोड़ना मैं समझ गया, इतनी छोटी छोटी बातें 5 बार आप बताते हो, बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या मैं बच्चों को समझा पाया, इसीलिए बच्चों 5 बार बोलता हूँ। नहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आप समझ गए हैं। इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ नहीं जा सकते, फिर भी हम आपको, उम्मीद है कि आपको मैं समझा ले जाऊंगा। तो चलिए एप्लीकेशन, इसका फायदा या बेनिफिट क्या है, तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन में इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसका फायदा क्या है। ये तोड़ मरोड़ करने से, हम ये जानकारी जुटाने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फायदा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए बच्चों। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी जब हम पढ़ाई करते हैं, ये 3 जगह हमें डायरेक्ट काम आएगा। एक तो पहला फायदा है वेरी यूजफुल इन रेडिकल एनालिसिस, वेरी यूजफुल इन रेडिकल एनालिसिस, रेडिकल एनालिसिस। दूसरा फायदा कहाँ है, टू एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ बफर सॉल्यूशन, वेरी यूजफुल, वेरी, या हम ऐसा लिख सकते हैं बफर सॉल्यूशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन प्रिंसिपल, है ना, कॉमन आयन इफेक्ट। बफर सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप रीडिंग पढ़ेंगे आगे, जो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, हमारा ब्लड भी क्या है, बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन वर्क्स on the basis of common ion effect, solubility and solubility product में इसका यूज है, solubility and solubility product। एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे आप, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, इस टॉपिक में भी कॉमन आयन इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। अब आप सोचेंगे गुरुजी अभी भी सब थ्योरेटिकल रह गया, उतना मजा नहीं आया। देखो बच्चों, अब ये साइंस तो है ही, तो जब हम डीप एनालिसिस करते हैं मजा तभी आता है। अब जैसे एक मोटी बात ये बता दी गई, कोई सॉल्वेंट है, अब अगर इसका डिसोसिएशन हमें घटाना है तो हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ला के मिला देंगे। एक तो मजे की बात ये है, कोई भी चीज पानी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, अगर उसका डिसोसिएशन हमें घटाना है तो हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। एक तो इसमें मजा आना चाहिए। दूसरा, अब जैसे यहां पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है रेडिकल एनालिसिस, मींस सेकंड ग्रुप के रेडिकल, थर्ड ग्रुप के रेडिकल, है ना, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो कॉमन आयन इफेक्ट जगह जगह पर लगेगा,
तभी हम उस ग्रुप के रेडिकल को एनालाइज कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि उसमें ये रेडिकल प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है। अब मजे की बात ये है, तुम्हें ये बात समझना चाहिए, तुम्हारा ब्लड भी बफर सोल्यूशन है और ये बफर सोल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो अपना पीएच चेंज ना होने दे, जो अपना पीएच चेंज ना होने दे। देखो सोल्यूशन में ये टूट रहा था, ये आ गया, देखो सोल्यूशन में ये टूट रहा था, ये आ गया, इसका टूटना बंद हो गया, स्वयं टूट गया। अब यहां पर आप देख लो, ये दोनों क्या है, कॉमन आयन है। ये क्या है, कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन है दोनों। इसमें देखो ये कॉमन आयन है, ये दोनों क्या है, कॉमन आयन है। यहां देखो, यहां पर इसमें ये कॉमन आयन है, इसका ये दोनों सेम है तो कॉमन आयन है। तो ये सब फायदे और केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल में हर जगह काम आने वाला ये कंसेप्ट। चलिए तो कुछ छोटे छोटे और 2-3 कंसेप्ट को हम तेजी से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो बच्चों आपने पढ़ लिया कॉमन आयन इफेक्ट। अब जो है कल का जो पीएच का टॉपिक था उससे जुड़ी हुई मोटी मोटी बातें हम और जानेंगे, है ना। यहाँ हम किसी भी बेस के कॉन्जुगेट एसिड्स, है ना, केबी और के में रिलेशन जानेंगे, केबी और के में रिलेशन जानेंगे। चलिए हम लोग फटाफट केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इस दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग जानेंगे। आइए फटाफट जान लेते हैं कि केबी और के ए में क्या रिलेशन है ना। रिलेशन बिटवीन के बी एंड के ए। अगला जो छोटा टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन के बी एंड के ए। देखो फटाफट, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, कहीं भी जरूरत पड़े इन चीज़ों को यूज करो। रिलेशन बिटवीन के बी एंड के ए, राइटिंग थोड़ा डॉक्टर के जैसे हो गई है इसलिए पढ़ भी दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिखा हूँ रिलेशन बिटवीन के बी एंड के ए। तो चलो, तो जैसे ये है हमारे पास बेस NH3, पानी से हमने रिएक्शन कराया तो ये क्या बना, मान लो NH4 प्लस प्लस OH माइनस। क्योंकि ये बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि इसने H प्लस ले लिया, इसके लिए यहां से के भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH3 इंटू H2
हमें पता है कि इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये NH4+ भी कुछ डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से ये जो हमारा है NH4+ क्या होगा, ये भी थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। तो ये NH3 और प्लस H+ में टूटेगा। अगर इसके ये चूंकि कॉन्जुगेट एसिड है, इसलिए हम लिखेंगे Ka इज इक्वल टू NH3 इंटू H+ डिवाइडेड बाई NH4+। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका कंसंट्रेशन होता है 1, उसको छोड़ दिया जाएगा। Kb इंटू Ka, देखो Kb मल्टीप्लाइड Ka क्या निकल करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिखोगे NH4+ इंटू OH- टोटल अपान, नीचे बचेगा NH3। H2O को, इस H2O को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका कंसंट्रेशन 1 है। यहाँ मल्टीप्लाई करो भैया, ये ऊपर हो गया NH3 मल्टीप्लाइड H+ डिवाइडेड बाई NH4+। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तुम्हें क्या मिल गया कि A मल्टीप्लाइड KB इज इक्वल टू H+ इंटू OH-। बताओ यही KW था, तो इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाइड KB, क्योंकि यही क्या था, KW था। चलो इस इक्वेशन का दोनों तरफ माइनस लाग लगा दो। अब इसमें बहुत लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है बच्चों, समझना इम्पॉर्टेंट है। तो जितना बता रहा हूँ उतने में पूरा काम चल जाएगा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। माइनस लाग लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log बेस 10 विद इन ब्रेकेट Ka मल्टीप्लाइड KB इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 KW। बताओ इसको अंदर ले जाओ, माइनस log बेस 10 है ना, Ka माइनस log बेस 10 KB, दिस विल इक्वल टू माइनस log बेस 10 KW। ये क्या हो जाएगा, Pka हो जाएगा प्लस Pk, देखो इसके बीच में क्या साइन बनेगा, चलिए यहाँ बना देता हूँ। एक बुरा वाला किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ क्या लगेगा, माइनस, तो Pka प्लस Pkb इक्वल टू Pkw। अब ये सब Pk आ गए हैं, सारे लोग Pk आ गए हैं, लेकिन तुम्हें Pk नहीं आना है, तुम्हें ईमानदारी से काम करना है, मेहनत के साथ, ठीक है। तो रिलेशन जो है इस सब Pk आ गए हैं, Pka है, Pkb है, Pkw है। तुम्हें Pk नहीं आना है, तुम्हें काम करके कंपटीशन निकालना है, आगे बढ़ना है। चलो तो और छोटी छोटी बातें हैं और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो एक छोटी बात ये है, यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, जैसे देखो यहाँ से इसका रिलेशन है ना, यहाँ से देखो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, किसी पॉलीबेसिक एसिड के लिए, किसी भी पॉलीबेसिक एसिड के लिए यहाँ हमें रिलेशन बताना है कि A1, Ka2 एंड Ka3 में
रिलेशन लिखना है। बहुत मोटी मोटी बातें सब बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं है। जैसे तुम पॉलीबेसिक एसिड ले लो, तो पॉलीबेसिक एसिड क्या है, जैसे H3PO4 है ना, तुम जो है H3PO4 ले लो, H3PO4, इससे डिजॉल्व करोगे ये टूटेगा, बीक एसिड है थोड़ा सा टूटेगा, H प्लस प्लस H2PO4 1 माइनस, इसके लिए Ka1 लिखो, Ka1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। देखो फिर इसको तोड़ना चाहो तो ये बनेगा आपका H2PO4 माइनस, अगर ये फिर से टूटेगा तो ये H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, इसके लिए लिखना चाहो Ka2, तो फिर क्या मिल जाएगा, H प्लस सेकेंड ब्रैकेट में HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2PO4 माइनस, ये मिल जाएगा तुम्हें। इसको भी, ये भी एक बार और ब्रेक हो सकता है यहाँ से तुम लिख सकते हो HPO4 2 माइनस, जब ये ब्रेक होगा बच्चों तो ये बनाएगा आपका H प्लस प्लस PO4 3 माइनस आता है। इसके लिए जब तुम क्या लिखोगे, Ka3 लिखोगे, Ka3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा H प्लस और इंटू PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई HPO4 2 माइनस। ये क्यों लिखा गया गुरुजी, ऐसा काहे लिख रहे हो आप, बहुत सीधी सी बात है, ये आराम से टूटेगा, ये कठिनाई से टूटेगा, ये और कठिनाई से टूटेगा, तो ऐसे में एक रिलेशन यहाँ आ जाता है, वही लिखने के लिए ये सब लिखा गया कि Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। ये मोटी मोटी बातें मैं कर रहा हूँ, बहुत ही मोटी मोटी बातें आपके सामने की जा रही हैं, और उम्मीद है कि आपको ये मोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं। मीन्स पहली बार में वो आसानी से टूट जाएगा, दूसरी बार में कठिनाई से टूटेगा तो वैल्यू कम आएगी, तीसरी बार में और कठिनाई से टूटेगा तो वैल्यू और कम आएगी। तो ये Ka1 Ka2 Ka3 सभी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप के लिए। पॉलीबेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस बच्चे समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल सिर्फ एसिड और बेस का। ऐसे सारे एसिड जो कई H प्लस दे सकें, ऐसे एसिड जो एक से अधिक H प्लस दे सकें, पॉलीबेसिक एसिड, और ऐसे बेस जो एक से अधिक OH माइनस दे सकें, पॉली एसिडिक बेस, है ना। तो ये क्या है, पॉलीबेसिक, जो आपके सामने लिखा गया क्या है, पॉलीबेसिक एसिड। क्यों पॉलीबेसिक एसिड है, क्योंकि H3PO4 जो है 3 H प्लस दे सकता है। अगर पॉली एसिडिक बेस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल चलूं, पॉली एसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेस, इसका एग्जाम्पल क्या है,
जैसे देखो CaOH ट्वाइस, 2 OH दे देगा। जैसे देखो FeOH थ्राइस, 3 OH दे देगा। AlOH थ्राइस, 3 OH दे देगा। MgOH ट्वाइस, 2 OH दे देगा। पॉलीबेसिक एसिड है ये। पॉली एसिडिक बेस का और एग्जाम्पल, पॉली एसिडिक बेस का और एग्जाम्पल इसका, और पॉलीबेसिक एसिड, पॉली एसिडिक बेस ऊपर लिखा है पॉली, चलो पूरा लिखते हैं, पॉली बेसिक एसिड का दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, बहुत सरल सरल बातें हैं। H2SO4 भी है, पहली चीज तो है ना। पॉलीबेसिक में जो एक से अधिक हाइड्रोजन दे सकता है वो क्या है, जैसे H2S भी है, 2 हाइड्रोजन दे सकता है ना। क्या दे सकता है, 2 हाइड्रोजन दे सकता है ये, ठीक है। जैसे अगर हम अभी हमसे कोई पूछ ले बताओ ये क्या है, तो मान लो ये हमसे कोई पूछ ले कि बताओ CH3COOH क्या है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। क्या है ये, मोनोबेसिक एसिड है। क्यों है, क्योंकि ये एक एच देगा, मोनो का मतलब एक। ये बहुत मोटी मोटी बातें जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं ये सब मोटी मोटी बातें जो काम में आएंगी आगे चल करके, यानी चैप्टर को समझने में। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो 3 ही टॉपिक है, एक बफर सोल्यूशन है, दूसरा साल्ट हाइड्रोलिसिस है, तीसरा सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक आपको केवल छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं। वो जो 3 टॉपिक हैं तीनों अभी शुरू नहीं हुए हैं। ये जो भी बातें बताई जा रही हैं उन तीनों टॉपिक में इसका भर भर के यूज होगा, तो इसलिए छोटी छोटी बातें जानना आवश्यक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक साल्ट हाइड्रोलिसिस, तीसरा टॉपिक सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो 3 मेन टॉपिक हैं, बाकी उसको समझने के लिए ये छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं। चलो जैसे मोटी बात और हमारे सामने आ जाए, चलो जैसे हमसे कहा दिया जाए कि 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो। आओ जल्दी से बता देते हैं। ये छोटी छोटी बातें सब, ये पीएच की सारी बातें, ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये सारी बातें बस चैप्टर है। वैसे तो कनेक्टेड पूरी केमिस्ट्री है, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनसे जो है हम एक दूसरे में मीन्स देखो, कहीं पर हमें pKa और pKw दिया गया है, pK भी निकाल लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू आपको लर्न रहती है ना। जैसे pK, जैसे यहाँ अगर टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर के पर ही तो डिपेंड है। अगर ये pKw कल हम लोगों ने क्या निकाला था, कल हम लोगों ने निकाला था कि अगर 25 सेल्सियस है तो pKw की वैल्यू क्या निकल करके आती है, 14। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए कितना, ये टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, ये निकल के आता है 13। अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया जाए, ये निकल करके आता है लगभग 12.28। तो ऐसे ही दिया दिया भी रहेगा और कुछ अननोन चीज़ें
आपको दिमाग लगाना है, दिमाग आप लगा लेंगे, मोटी मोटी बातें हैं ये। चलो, जैसे मान लो हमसे कह रहा है ये कि वाटर का, पानी का, चलो ले लेते, ये बात समझना है। डिसो से ओ क्या बताना है, अल्फा फॉर H2, हमें अल्फा कैलकुलेट अल्फा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, टॉपिक भी है ना। तो ये है वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो DOD हम निकालने जा रहे हैं किसका, पानी का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या बात पता है, हमें पता है कि अल्फा मीन्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये वैल्यू होती है डिसोसिएटेड मोल अपॉन नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे तुम 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर H2O इज गिवन। सोचो, इस 1 लीटर H2O में डिसोसिएटेड मोल कितना निकल करके आया था, एक्सपेरिमेंटल था ये, इसमें कितना मोल टूट जाएगा, 10⁻⁻⁷। 1 लीटर H2O में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, सभी बच्चों को पता है, 1000 अपॉन क्या, पानी, वाटर का मोलर मास 18, ये आ जाता है 55.56। बहुत मोटी बात है, बहुत ही मोटी बात है। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल, दिस विल बी इक्वल टू N टोटल, है ना। ये क्या है, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल, ND लिख लो, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल, है ना। अच्छा, ये कैलकुलेशन कब किया जा रहा है, जब रो मतलब DH2 वाटर की डेंसिटी क्या मानी गई है, 1 मानी गई है, 1 ग्राम पर ml, है ना, 1 ग्राम पर ml, इसी पर ये कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ से देखो अल्फा कितना आराम से निकल आएगा, 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 55.56। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या निकल रहा है, DOD ऑफ H2O, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, ये तुम्हारे पास अल्फा ऑफ H2O निकल करके आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करोगे 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा H2O, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1.8 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁷, ये परसेंट में निकल के आ गया। सारी चीजें आज वाले टॉपिक में ये छोटी छोटी बातें थी। आज के टॉपिक में जो डिस्कशन हम लोगों ने किया बच्चों, ये छोटे छोटे और मोटे मोटे टॉपिक थे जिनको सभी बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक सब उपयोगी हैं, सबको रिलेटेड हैं। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद, वो होगा बफर सॉल्यूशन।
तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे बफर सॉल्यूशन क्या है।